Very good morning to you all, dear students. This is the third lecture of subject banking. In this lecture, we will discuss about the main banking system in India. So, as you can see in this diagram, the first and the major bank is RBI. You can say the central bank and the apex bank of India also. So, apex bank and the Central Bank of India is Reserve Bank of India. This bank is established on 1st of April 1935 in Kolkata, and after that means in 1937 it was shifted from Kolkata to Mumbai. Clear? So this is the bankers bank, you can say. Bankers bank means this type of bank means RBI can check the workings and the functionings of all banks which are established in India. इंडिया में जितने भी बैंक सेटअप हैं उन सब की वर्किंग्स को चेक करने का, किसी भी टाइम चेक करने का राइट है आरबीआई के पास. क्लियर? ये गवर्नमेंट की तरफ से काम करता है, सो वी कैन से दैट द गवर्नमेंट बैंक. क्लियर? और ये करेंसी इशू करने का काम भी करेगा. सो यू कैन से द मेजर बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री इज़ आरबीआई. लेकिन इसका प्रॉपर ये है कि दिस टाइप ऑफ बैंक कांट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, और यू कैन से कांट प्रोवाइड मनी टू पब्लिक. क्लियर? ये बैंक ना तो आपके चेक्स की फॉर्म में या कैश की फॉर्म में आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेगा, मीन्स आप अपना अकाउंट नहीं ओपन कर सकते आरबीआई में, एंड आपको लेंडिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं करेगा, मीन्स आप बोरो नहीं कर सकते आरबीआई से कोई भी अमाउंट. Clear? Next category is commercial bank. Commercial bank means that type of bank which is established for the help of manufacturers and traders specially. ऐसे बैंक्स जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, मीडियम टाइम पीरियड के लिए मैन्युफैक्चरर्स को और ट्रेडर्स को और जनरल पब्लिक को लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं, उनके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं. दैट टाइप ऑफ बैंक इज़ नॉन एज कमर्शियल बैंक. सो कमर्शियल बैंक इज़ द इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड loans to the manufacturers and traders. So various types of commercial banks are available in our country, and the main target of this type of banks is to provide loans to the development of the country, or you can say to promote agricultural facilities mainly. ये एग्रीकल्चर को प्रोमोट करने के लिए, ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली रूरल डेवलपमेंट के लिए कंट्री की, ये गवर्नमेंट, ये जो कमर्शियल बैंक है ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प करते हैं लोगों की, और उनके सेविंग्स को एक्सेप्ट करके उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करवा के भी उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करते हैं. सो दिस टाइप ऑफ यू कैन से बैंक इज़ अ प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन फॉर गवर्नमेंट. ठीक है? प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी ये प्रॉफिट अर्न करने का एक सोर्स है. मींस ये वेरी चीप अमाउंट्स, मींस वेरी लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं अपने जो डिपॉजिटर्स हैं उनको, और थोड़ा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं. तो जो लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं गवर्नमेंट को, उनसे ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिपॉजिटर्स को देकर जो डिफरेंस होगा वो एज अ प्रॉफिट, और यू कैन से एज अ इनकम ट्रीट करेंगे, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेंगे या प्राइवेट सेक्टर्स को प्रोवाइड करवाते हैं. So commercial banks includes public sector, private sector, foreign banks and regional rural banks also. So one by one we will discuss foreign banks and regional banks, regional rural banks and private banks, etc. Next category is public sector banks. Most important category. Public sector banks are those banks which are established by government. Means in these types of banks the government owned minimum 51% of their share. मीन्स हर एक बैंक के अपने शेयर्स होते हैं, मीन्स कैपिटल होती है, तो जो भी इन्वेस्टेड कैपिटल है उसका 51%, मिनिमम 51% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में रहेगा. सो दीज टाइप्स ऑफ बैंक्स are known as public sector banks, means the banks which are
established or owned by the government and having minimum 51% shares, and these types of banks are alone controlled by the government of India. So you can say now in the present situation 12 different banks are working as a public sector banks. I will provide you one list of these banks after this lecture. What is the history regarding public sector bank? Public sector banks like State Bank of India, Punjab National Bank, Bank of Baroda, ठीक है, ये सारे पब्लिक सेक्टर्स बैंक हैं। लेकिन पहले इनकी बहुत सी ब्रांचेस होती थी। मींस दी प्रेसिडेंसी बैंक्स ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, इनके ये 70 ब्रांचेस थी। 1921 में इन सबको मर्ज कर दिया गया। मर्ज करना मीन्स इन सबको इंक्लूड करके एक बैंक बना दिया गया, दैट वाज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इन सभी बैंक्स को प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास, इन ये और ऐसी ही काफ़ी 70 ब्रांचेस को इनकी मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की कैटेगरी में ला दिया गया। एंड द न्यू बैंक टुक ऑन द ट्रिपल रोल ऑफ अ कमर्शियल बैंक, क्योंकि तब तक RBI सेटअप नहीं था। RBI की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 1935 की है। तो पहले प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, इन सबको मर्ज करके जो बैंक बना था मींस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, दैट वाज प्लेइंग द रोल ऑफ ट्रिपल रोल ऑफ कमर्शियल बैंक। मींस ये बैंकर्स का बैंक भी था, मींस सारे फंक्शंस जो RBI प्रेजेंटली कर रहा है वो सारे फंक्शंस इंपीरियल बैंक कर रहा था। मींस बैंकर्स बैंक एंड यू कैन से द बैंक ऑफ गवर्नमेंट, यू कैन से, एंड दैट टाइप ऑफ बैंक इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग ऑल्सो प्लेइंग द रोल ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो उस टाइम पे 1921 तक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था वो गवर्नमेंट का बैंक था। बट ऑन जुलाई 1st of July 1955 इंपीरियल बैंक बिकेम SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका नेम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। 1959 द गवर्नमेंट पास द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, अब ये जो 1955 में इंपीरियल बैंक को कन्वर्ट किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उसके बाद गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कुछ नॉर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर की। उसके लिए एक एक्ट पास किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1959। तो जितनी इसकी 8 सब्सिडरीज़ थी वो सारी की सारी उनको नेशनलाइज कर दिया गया। ठीक है, और 1959 टू अक्टूबर 1960 तक, एंड विच मेड 8 you can say state bank associations of SBI। तो SBI की 8 subsidiaries बन गई। 7 other state banks become the subsidiaries of new bank when nationalized on। इनको जब nationalized किया गया 19th of July 1969, तब कुछ और ब्रांचेस को इसमें ऐड किया गया। तो अभी SBI जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक में ही एक पब्लिक सेक्टर का ही एक बैंक है, और काफ़ी लार्ज स्केल पे आप कह सकते हो कि पब्लिक सेक्टर का सबसे लार्ज स्केल का बैंक है ये। In 2008 the government of India acquired the Reserve Bank of India stake in SBI so as to remove any conflicts interest because the RBI is the country's banking regulatory authority। 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और SBI, ठीक है, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिमूव करने के लिए कुछ रेगुलेशंस पास आउट किए। ठीक है, जिससे कि उनको डिफ्रेंशिएट किया जा सके, उनके फंक्शनिंग को डिफ्रेंशिएट किया जा सके। नेक्स्ट द मेजर नेशनलाइजेशन जो 1969 में सबसे बड़ी नेशनलाइजेशन हुई बैंक की अंडर द सुपरविज़न ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उसमें 14 बैंक्स को मर्ज कर दिया गया, मींस नेशनलाइज्ड कर दिया गया। 14 मेजर बैंक्स को नेशनलाइज्ड कर दिया गया। और ये जो 14 बैंक्स नेशनलाइज्ड किए गए थे, मींस नेशनलाइज्ड मींस जिनको पब्लिक सेक्टर में लाया गया था, इनकी जो पेडअप कैपिटल थी, इनकी जो अमाउंट डिपॉजिट था वो मोर देन 50 करोड़ था उस टाइम पीरियड में। इसके बाद की जो नेशनलाइजेशन है वो 1980 में की गई गवर्नमेंट ने। 6 और बैंक्स को नेशनलाइज्ड कर दिया गया, और ये जो 6 बैंक थे इनकी जो डिपॉजिट्स थी उस टाइम पे मोर देन 200 करोड़ थी। क्लियर?
तो मीन्स कि द मूव लेड टू अ फर्दर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक, इंक्रीजिंग टू 91% ऑफ द टोटल ब्रांचेज नेटवर्क ऑफ द कंट्री। मीन्स इनके जो ब्रांचेज हैं वो इंक्रीज़ हो गए, 91% तक इंक्रीज़ हो गए थे। नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। बैंक्स को नेशनलाइज क्यों किया जाता है, क्या ऐसे नीड्स अराइज होते हैं जिससे कि हमें नेशनलाइज करना पड़ता है। गवर्नमेंट wants to break the ownership and control of banks by a few business families। अगर कुछ फैमिलीज़ का ज़्यादा होल्ड हो जाता है, वो ज़्यादा परचेज़ कर लेते हैं किसी बैंक के शेयर्स, तो उनकी ऑनरशिप और कंट्रोल को ब्रेक करने के लिए, वहाँ से रिमूव करने के लिए कि कुछ फैमिलीज़ के पास ही पूरी कंट्री की इकॉनमी जो है वो या जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो वहाँ पे नहीं रहें, इसीलिए उसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट जो है बैंक्स को नेशनलाइज करने का जो डिसीज़न है वो लेती है। जब उनको लगता है कि सिर्फ कुछ फैमिलीज़ का होल्ड हो रहा है उस बैंक पे ऑनरशिप रिगार्डिंग या कंट्रोल रिगार्डिंग, तो वो नेशनलाइज कर देती है बैंक को। मींस 51% शेयर्स जो हैं वो गवर्नमेंट परचेज़ कर लेती है उन बैंक्स के, तो ऑटोमेटिकली वो पब्लिक सेक्टर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट एंड द मेन रीज़न इज़ टू कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर। मींस गवर्नमेंट कंट्री की वेल्थ को, मींस जी प्रॉपर्टी को, और जो भी गवर्नमेंट के फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उनको अपने हाथ में लेने के लिए भी इस टाइप की नेशनलाइजेशन का काम करती है। और जो गवर्नमेंट की मींस जो फाइनेंस अवेलेबल है, जो पैसा अवेलेबल है, जो सेविंग्स अवेलेबल हैं उन बैंक्स में, उनको मोबिलाइज़ करने के लिए, मींस कि उनकी जो मूवमेंट है ऑल ओवर द कंट्री जो है वो हो, कुछ लोगों के हाथ में ही नहीं रहे। तो इस वजह से भी गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर में अपने बैंक्स को इन्वॉल्व कर लेती है। या फिर कुछ ये कह सकते हो कि सोशल वेलफेयर अगर उन्होंने करना है, मींस अगर लगता है उनको कि बैंक्स जो है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से, जो कि सोशली जो है वो सही नहीं है, तो या फिर कुछ एक सेक्टर्स में लोगों की फ़ाइनेंशियल हेल्प करने के लिए, तो वहाँ के बैंक्स को अपने अंडर करके कुछ ऐसी उनकी जो नीड्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं उनके लिए उनको, या उनके डेवलपमेंट रिगार्डिंग जो उनकी नीड्स हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गवर्नमेंट उस एरिया के बैंक्स को नेशनलाइज कर सकती है। सो प्रेजेंटली 12 बैंक्स हैं पब्लिक सेक्टर में जो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आप डिफरेंट बैंक्स को डिफरेंट टाइम पीरियड्स में मर्ज किया गया है SBI। सो इन 1963 State Bank of India merged State Bank of Jaipur which was established in 1943 and State Bank of Bikaner which was established in 1944. Both are merged in 1963 into SBI। क्या SBI की ही ब्रांचेस थी, इन्होंने अपने में ही मर्ज कर लिया। सो टाइम टू टाइम इस टाइप का मर्ज जो है वो गवर्नमेंट के अप्रूवल से होता रहता है। और अब जो है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेगा बैंक की लिस्ट में आ गया है। एंड द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स यू कैन से यूनिफिकेशन ऑकर ऑन 13th August 2008 व्हेन स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र मर्ज्ड विद SBI। इससे क्या हुआ, ये सबसे बड़ा मर्ज हम कह सकते हैं 2008 में। बैंक ऑफ सौराष्ट्र जो था वो SBI में जब मर्ज हुआ था, तो टाइम टू टाइम इस टाइप की जो अब्जॉर्शन है, इस टाइप का जो मर्ज टाइप ऑफ वर्किंग है, ये RBI की परमिशन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स जो हैं वो कर सकते हैं अपनी ब्रांचेस को ऑब्जॉर्व करने के लिए। सो नेक्स्ट कैटेगरी इज़ प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक मीन्स यू ऑल हैव हियर्ड द नेम ऑफ द बैंक्स लाइक HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, ठीक है, यस बैंक, ये सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मीन्स in which the you can say which are controlled and owned by the private sector or some individuals। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन है, मैक्सिमम जो शेयर्स हैं वो प्राइवेट लोगों के हाथ में रहेंगे, प्राइवेट लोगों ने परचेज़ किए होते हैं। सो दैट टाइप ऑफ बैंक्स आर नोन एज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जो मेन मोटिव रहता है उनका टू अर्न प्रॉफिट। क्लियर, ये सोशल वेलफेयर का कम और
प्रॉफिट को अर्न करने के रिगार्डिंग जो है मेजरली वर्क करते हैं। ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, कर्नाटका बैंक, साउथ इंडियन बैंक, ये जो है 1991 से पहले इस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं। लेकिन अब ये HDFC बैंक, ICICI बैंक ये 1991 के बाद सेटअप हुए हैं प्राइवेट सेक्टर में। नेक्स्ट वन इज़ फॉरेन कमर्शियल बैंक और यू कैन से फॉरेन बैंक। सो टोटल 45 बैंक्स आर देयर। समथिंग रॉन्ग इन योर बुक, ये डाटा जो है अपडेट करना ज़रूरी है। नाउ 45 बैंक्स आर देयर इन फॉरेन category. So 45 banks are there. I will provide you the list of foreign banks after this lecture. Total 45 banks are working in India. Firstly, what do you mean by foreign banks? So the banks which are registered in foreign countries and having branches in India. ऐसे बैंक्स जो किसी और कंट्री में, किसी और कंट्री के नॉर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे एज अ बैंक इस्टेब्लिश्ड हुए हैं, रजिस्टर्ड हुए हैं, उनका हेड ऑफिस वहीं है फॉरेन में ही, बट उनके ब्रांचेस जो हैं ऑल ओवर मींस ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं। तो ऐसी ब्रांचेस अगर इंडिया में भी हैं, total 286 branches are there, so that type of bank is known as foreign bank for India. So presently 45 banks are working as a foreign bank and 286 branches are there. Next one is a regional rural bank. Regional rural bank जैसे नेम से ही पता चल रहा है। सो these types of banks are established in 1975 and the main motive of main targets regarding to establish these types of banks are to provide financial helps to the rural area people. क्लियर, ऐसे लोग जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, ऐसा एरिया जो अभी डेवलप नहीं हुआ है, वहाँ के लोगों को फाइनेंशियल हेल्प्स प्रोवाइड करने के लिए इस टाइप के बैंक्स की इस्टेब्लिशमेंट की जाती है। एंड दिस मीन्स these types of banks are mainly financed by central government, means 50% finance of their total capital is provided by central government, 35% of finance is provided by commercial bank, concerned commercial bank, जिसके बिहाफ पे इसको खोला गया है क्योंकि मेनली कमर्शियल बैंक से स्पॉन्सर्ड करते हैं इस टाइप के RRBs को। सो 15% इन्वॉल्वेंस रिगार्डिंग द टोटल कैपिटल इज़ बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जिस भी स्टेट में ये खोला जाएगा वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट इनकी टोटल कैपिटल का 15% प्रोवाइड करवाएगी। जिस कमर्शियल बैंक ने इसको स्पॉन्सर्ड किया होगा 35% वो देगा और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 50% इस टाइप की बैंक्स को प्रमोट करने के लिए देगा। और इसके रिगार्डिंग जो ये RRBs हैं, मींस रीजनल रूरल बैंक्स हैं, इनका एक आप कह सकते हो अपेक्स पोजीशन में नाबार्ड रहेगा। नाबार्ड मींस द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, NABARD। So this type of bank is in the apex position regarding RRBs। रीजनल रूरल बैंक्स जितने भी इंडिया में वर्किंग कर रहे हैं, फंक्शनिंग कर रहे हैं, उन सब के फंक्शनिंग को, वर्किंग को चेकआउट करने का काम नाबार्ड का रहता है। ठीक है, तो ये बैंक्स जो हैं जो सोशली जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं है, लाइक स्मॉल फार्मर्स आर देयर, स्मॉल लेबरर्स आर देयर, एग्रीकल्चरल लेबरर्स आर देयर, कुछ आर्टिशियंस हैं, कलाकार हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट टाइप ऑफ वर्क कर रहे हैं, तो उन सब के फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए, उनको फाइनेंशियली प्रमोट करने के लिए ये बैंक्स जो हैं रीज़नेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको अमाउंट प्रोवाइड करवाता है और इनकी सेविंग्स को एक्सेप्ट करता है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज़ कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स आर एस्टैब्लिश्ड रिगार्डिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 और यू कैन से द इंडियन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। क्लियर। ऐसे बैंक्स जो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स सेटअप करते हैं और उनका जो मेन मोटिव होता है अपने कस्टमर्स की हेल्प, अपने जो मेंबर्स हैं उनकी हेल्प करना रहता है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मींस जो लोगों को आपस में कोऑपरेट करने के लिए बैंक्स सेटअप किए जाते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर। क्लियर।
सो इस टाइप के बैंक्स जो हैं मेनली आपको रूरल एरियाज़ में मिल जाएंगे या ऐसे एरियाज़ में मिलेंगे जहाँ पे एग्रीकल्चरल वर्क ज़्यादा होता है। मींस ये बैंक एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, रूरल सेक्टर्स को प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सेटअप होते हैं। और इनकी जो सेटलमेंट है, मींस इनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट 1904 के अंडर होती है। क्लियर? तो 1904 जो है, जिनको बाद में अमेंडेड किया गया 1912 में, ये आपको जो है इस टाइप के बैंक्स को सेटअप करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है। देखो मेनली कोऑपरेटिव बैंक्स होते क्या हैं, सपोज 5 और 6 मेंबर्स आर देयर, मिनिमम 10 मेंबर्स आर देयर एंड दे वांट टू हेल्प ईच अदर फाइनेंशियली, सपोज, सो दे कैन रजिस्टर देमसेल्फ एज अ कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, वो बैंक जो हैं उनका मेन टारगेट रहेगा अपने मेंबर्स को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना। इनका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, और इनको जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है 1904, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उसके अकॉर्डिंग सेटअप किया जाएगा, उनके नॉर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना होगा। और ये एक अपने मेंबर्स की हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली, अगर उनको कुछ नीड अराइज होती हैं तो आपस में ही सेविंग करके और उस पर्सन को जिसको ज़रूरत है फाइनेंस की, लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो मेनली 3 कैटेगरीज आर देयर, 3 टायर्स स्ट्रक्चर आर देयर in India regarding these types of banks. First one is state cooperative bank. ठीक है, ये अपेक्स लेवल पे होगा, मींस ये सबसे बड़ा बैंक आप कह सकते हो कि जो वॉच आउट करेगा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के फंक्शंस को, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, या फिर प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स जो लोकल लेवल पे होता है। ठीक है, जो अगर विलेज में सेटअप होगा तो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स रहेंगे। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में सेटअप है देन वी कैन से दैट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। अगर ऑल ओवर स्टेट उसके फंक्शनिंग्स हैं देन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इज़ देयर एंड द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इज़ दिस अपेक्स बैंक फॉर ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, ये उनके लिए अपेक्स बैंक की तरह काम करता है। तो आरबीआई ने 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, IDFC लिमिटेड एंड बंधन फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इनको परमिशन दी है कि आप लाइसेंस लेकर, ठीक है, इस टाइप के कोऑपरेटिव बैंक्स को सेटअप कर सकते हो। कौन सी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग? जो प्राइवेट सेक्टर की नॉर्म्स February 22, 2013 में इशू हुई हैं, उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ऐसे ही जो रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना जो 28 अगस्त 2014 को सेटअप की थी, वहाँ पे उनका जो मेन मोटिव था कि ऐसे पर्सन जिनके बैंक अकाउंट नहीं हैं उनको भी बैंक्स जो हैं डिफरेंट बैंक्स में अकाउंट ओपन करवा के उनको जो है उनके पर्टिकुलर्स कलेक्ट करना और उनको ऐसी फैसिलिटीज़ दी जा सकें जो गवर्नमेंट के तरफ से प्रोवाइड की गई हों और जो उन तक नहीं पहुंच पाती वो डायरेक्टली उनके अकाउंट्स में डिपॉजिट करवा दी जाए। तो अब गवर्नमेंट ने सपोज़ अभी कोविड की कंडीशन में गवर्नमेंट ने वुमेन एम्पावरमेंट रिगार्डिंग जो है 500 रुपीज़ पर मंथ वुमेंस के अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट करवाया है। तो वो अमाउंट आपका जनधन योजना के अंडर जो अकाउंट ओपन हुए थे, गवर्नमेंट की तरफ से अकाउंट ओपन किए गए थे वुमेंस के, वहाँ पे डायरेक्टली डिपॉजिट हुआ है। सो ऐसी फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाना चाहती है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, तो वो इन बैंक्स अकाउंट के थ्रू डायरेक्टली प्रोवाइड करवा सकती है। सो दिस इज़ द मेन you can say benefit of these types of banks. Next one is payment banks. On 19th of August 2015 रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ बैंक्स को पेमेंट बैंक के फॉर्म में अपने वर्किंग्स करने के लिए परमिशन दिया है। आदित्य बिरला न्यू जो है एयरटेल एम कॉमर्स सर्विसेज इज़ ऑल्सो देयर। सो नियर अबाउट 8 to 10 banks are there, 11 entities are there, 11 banks are there and RBI permit these types of banks to establish their own payment banks. So presently in public sector one payment bank is also working. Clear? In public sector one bank is also working as a private payment bank.
तो इनका जो मेन मोटिव है, इनको जो है जिनको ऑर्डर दिया है 19 अगस्त 2015 को RBI ने कि आप अपना लाइसेंस लेकर इस टाइप के बैंक्स को एज अ पेमेंट बैंक सेटअप कर सकते हो, तो इन बैंक्स के लिए 18 मंथ का टाइम पीरियड है। इस 18 मंथ के टाइम पीरियड में उनको जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज़ हैं RBI की तरफ से वो फुलफ़िल करनी है। इस टाइम पीरियड में वो एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, कोई भी बैंकिंग फंक्शंस नहीं कर सकते। तो जो बैंकिंग एक्ट है 1949 उसके सेक्शन 22 के अंडर जो भी प्रोविज़न्स दिए गए हैं उन सबको फुलफ़िल करना इन बैंक्स के लिए कंपल्सरी है कि ये भी बैंक एक नॉर्मल फंक्शनिंग जो बैंक्स की होती है उसी के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेम से ही क्लियर हो रहा है, स्मॉल फाइनेंस बैंक मीन्स द बैंक्स विच आर प्रोवाइडिंग हेल्प टू स्मॉल सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी। मीन्स ऐसे पर्सन्स जिनको फाइनेंशियल हेल्प की रिक्वायरमेंट है लेकिन वो बहुत स्मॉल स्केल पे अपनी वर्किंग्स कर रहे हैं और जिनको बाकी किसी फॉर्मेलिटीज़ को फुलफ़िल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी बैंक्स में इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पे लोन प्रोवाइड नहीं हो सकता या उनके डिपॉजिट्स को नहीं रिसीव किया जा सकता, तो ये बैंक उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं या स्मॉल फार्मर्स हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ की कुछ लिमिट्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट का एक अमाउंट रहता है। सो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी मीन्स जो कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं है, लाइक सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस जो स्मॉल स्केल पे किए जाते हैं, तो उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो हैं वो टाइम टू टाइम कर रहे हैं। सितंबर 16, 2015 में गवर्नमेंट ने कुछ बैंक्स को 10 एप्लीकेंट्स हैं, इनको स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंडर लाइसेंस लेकर अपने वर्किंग स्टार्ट करने के लिए परमिशन दे दी है। लेकिन इनको वर्किंग स्टार्ट करने से पहले गो थ्रू होना होगा नवंबर 27, 2014 के रूल्स एंड रेगुलेशन से, गाइडेंस से। सो ये गाइडलाइंस फॉर लाइसेंसिंग of small finance banks in the private sector are published by RBI on 27th of November 2014। तो ये 10 ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने एज अ स्मॉल बैंक अपने आप को वर्किंग करने के लिए परमिशन मांगा था। इनको गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है। इनके लिए 18 मंथ का टाइम पीरियड है। 18 मंथ के टाइम पीरियड में ही वही चीज़ है, गाइडलाइंस को फुलफ़िल करना होता है इस टाइप के बैंक्स को, और उसके बाद ही ये अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर सकती है। इन बिटवीन 18 मंथ्स वो कोई भी काम नहीं कर सकती जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए ज़रूरी होता है। बैंकिंग सेक्टर कर सकते हैं, वो 18 मंथ के टाइम पीरियड में नहीं कर सकती। सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ बैंक्स। यू हैव टू प्रिपेयर दिस लेक्चर properly and make your own notes.